नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे महंत नरेंद्र गिरी के मौत की मिस्ट्री की। साधु संतों की शीर्ष संस्था अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर आखिर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सीबीआई जांच की मांग क्यों उठाई जा रही है? महंत की मौत पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा? महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज कब पहुंच रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी तमाम जो बड़ी और अहम खबरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 महंत की मौत हिस्ट्री। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कल उनका शव यूपी में प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ में कमरे के फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने कमरे में शव के पास से 7 से 8 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद किया, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य महंत आनंद गिरी के नाम का जिक्र किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद साधु संतों के 13 अखाड़ों की प्रतिनिधि संस्था है। महंत नरेंद्र गिरी इसके अध्यक्ष थे। ये देश में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कार्य करता है। अखाड़ा परिषद महामंडलेश्वर और बाबाओं को सर्टिफिकेट देता है। कुंभ में कौन अखाड़ा कब और कहां स्थान करेगा, अखाड़ा परिषद तय करता है। इसका गठन 1954 में हुआ था। करीबियों के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की दिनचर्या समान थी। उन्होंने सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच भोजन किया और उसके बाद अपने कमरे में आराम करने चले गए। दोपहर 2 बजे वो कमरे से निकलकर नीचे गए और सीधे गेस्ट हाउस वाले रूम में चले गए। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी आशंका किसी को न थी। शाम 4 बजे मठ का शिष्य चाय देने पहुंचा तो गेस्ट हाउस का कमरा अंदर से बंद था। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो किसी अनहोनी की आशंका में उसे तोड़ दिया गया, जहां पंखे से महंत नरेंद्र गिरी का शव लटक रहा था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि आईजी प्रयागराज को फोन पर किसी ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक उनके शिष्यों ने शव को फंदे से नीचे उतार लिया था। प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का है, लेकिन पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। सीबीआई जांच की मांग पर एडीजी ने कहा ये निर्णय शासन लेता है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की खबर के बाद बाघंबरी मठ में पुलिस और प्रशासन के बड़े अफसरों का तांता लग गया है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए मेडिकल और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का दर्शन आज सुबह 11:30 बजे के बाद किया जा सकेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र शास्त्री ने कहा है कि अखाड़े के पंच परमेश्वर के आने के बाद ही महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर आम जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु ने अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। सीएम योगी ने ट्वीट किया, महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल अनुयायियों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। सीएम योगी आज सुबह 8 बजे प्रयागराज जाएंगे और महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की कहां से हुई गिरफ्तारी? आनंद गिरी ने गुरु की सुसाइड मिस्ट्री पर क्या बड़ा बयान दिया? संगम के बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया? महंत की मौत के बाद योगी सरकार को किसने घेरा? महंत की मौत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जो हैं आपको दिखाते हैं टॉप 9। सुसाइड या फिर साजिश? अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। यूपी के सहारनपुर जिले की पुलिस और एसओजी की टीम रात 10 बजे हरिद्वार पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे की पूछताछ के बाद आनंद गिरी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। महंत नरेंद्र गिरी के और ये महाराज जी हाथ दिखाते हुए आप देख सकते हैं सीधा ये महाराज जी क्या कहेंगे? महाराज जी आनंद गिरी जी क्या कहेंगे? सत्यमेव जयते। आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्यमेव जयते। क्या कहना है? आरोपों का क्या कहना है? महाराज जी बताएं। महाराज जी हरिद्वार से गिरफ्तारी के बाद महंत आनंद गिरी को रातों रात कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें सहारनपुर में देवबंद से जानसठ रोड होते हुए मुरादाबाद के रास्ते की है। भगवा वस्त्र पहने गाड़ी की पिछली सीट पर महंत आनंद गिरी बैठे हैं। महंत आनंद गिरी ने सुसाइड नोट में अपना नाम आने पर कहा कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मुझे फंसाने के लिए महाराज जी को मारा गया। सारी साजिश गुरु जी को ब्लैकमेल करने वालों ने की है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे। पिछले दिनों नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य आनंद गिरी से विवाद हुआ था, लेकिन बाद में महंत नरेंद्र ने उन्हें माफ कर दिया। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को
कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी के सबसे प्रिय शिष्य थे। वे संगम लेटे हनुमान मंदिर के छोटे महंत भी थे। उन पर संत परंपरा का निर्वहन न करने और मंदिर में आए धन को परिवार को भेजने का इल्जाम लगा, जिसके बाद गुरु शिष्य में विवाद हो गया था। 2018 में वो सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब ऑस्ट्रेलिया में छेड़खानी के आरोप में उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया था। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम लिखा है। यूपी पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी है। आद्या तिवारी और उनका बेटा संदीप तिवारी नरेंद्र गिरी के बेहद करीब थे। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि षड्यंत्र के पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। नंदी ने कहा कि ये सभी सनातन भक्तों और विशेष रूप से समस्त प्रयागराज वासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। पूज्य महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज जी ने सनातन धर्म की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद का अभूतपूर्व नेतृत्व किया। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और योगी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने महंत के निधन पर दुख जताते हुए सवाल पूछा है कि ये आत्महत्या है या सुनियोजित हत्या। उत्तर प्रदेश भाजपा की एक ऐसी सरकार है जो देश के संतों महंतों की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं। क्या मठ की अकूत संपत्ति ही बनी महंत नरेंद्र गिरी की मौत का कारण? गुरु शिष्य के बीच किस मुद्दे को लेकर मनमुटाव शुरू हुआ था? महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर क्या है आनंद गिरी का बयान? महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर संतों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी? महंत की मौत के पीछे विवादों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 मठ पर महाभारत। बागंबरी मठ की अकूत संपत्ति और इससे जुड़े विवादों का गहरा नाता है। कुछ माह पहले महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य के बीच संपत्ति को लेकर ही विवाद सामने आया था। तब जमीन घोटाले के एक मामले को लेकर महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को निरंजन अखाड़े से बाहर कर दिया था। इसके बाद आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। उसका उत्तर देते हुए महंत ने भी आनंद पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। उन पर मठ के पैसों का परिवार के लिए इस्तेमाल का भी आरोप लगा था। इसे बड़े दबाव के साथ उनके साथ षड्यंत्र हुआ है और उसी षड्यंत्र में बची हुई मठ की संपदा को फुटफुट करने के लिए और जो काले नकाबपोश लोग जिन्होंने इस मठ की संपदा को फुटफुट करके अपनी तिजोरियां भरी है वो लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने मेरा नाम इसमें डाल दिया ताकि क्योंकि मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो पूरी हिस्ट्री को जानता हूँ। 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। महंत स्वामी नरेंद्र गिरी के गनर रह चुके सिपाही अजय सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे थे। इस सिपाही के रहन सहन और ठाट बाट पर सवाल खड़े करते हुए लखनऊ की आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर नूतन ठाकुर ने डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच कराने की मांग की थी। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर देश भर के साधु संतों ने दुख जताया है। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त स्वामी अखिलेश्वरानंद ने कहा कि सूचना मिलने के बाद से स्तब्ध हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर शोक जताया है। पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा कि मैं नरेंद्र गिरी को करीब से जानता हूं, वो सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या की गई है, उन्हें लटकाया गया है। सुसाइड नोट 8 पन्ने का हमने कभी नहीं देखा। इस मामले की सीबीसीआईडी जाँच होनी चाहिए, ये षड्यंत्र है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि पूज्य महंत गिरी जी महाराज ने खुदकुशी की होगी। स्तब्ध हूँ, निःशब्द हूँ, आहत हूँ। मैं बचपन से उन्हें जानता था, वे साहस की प्रतिमूर्ति थे। मैंने 19 सितंबर को आशीर्वाद प्राप्त किया था। उस समय वो बहुत ही सामान्य थे। बहुत ही दुखद असहनीय समाचार है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महंत के निधन पर दुख जताया है। अखिलेश ने ट्वीट किया, पूज्य नरेंद्र गिरी जी का निधन अपूरणीय क्षति है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि महंत जी का देहावसान संपूर्ण समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। महंत जी के अनुयायियों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं।
पंजाब में नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कामकाज संभालने के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी शिमला क्यों पहुंचे? पंजाब की सत्ता संभालते एक्शन में दिखाई पड़े सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और ओवैसी का गुजरात चुनाव के लिए क्या है प्लान? बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी कमान किसके हाथ में सौंप दी है? देश की तमाम जो बड़ी खबरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। पंजाब में नए मुख्यमंत्री की शपथ के बाद सोनिया गांधी शिमला में छराबड़ा में अपनी बेटी प्रियंका गांधी के घर पहुंच गई। सोनिया के बाद यहां राहुल गांधी भी पहुंचे। पूरा गांधी परिवार अभी 2 दिन इसी घर में साथ रहेगा। सोनिया गांधी पहाड़ों के बीच बने प्रियंका गांधी के घर के लॉन में घूमती नजर आई। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल देर शाम अपनी नई कैबिनेट के साथ पहली बैठक की। इस बैठक में डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, ओम प्रकाश सोनी भी शामिल हुए। बैठक में कई जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे वाले एससी और ओबीसी वर्ग के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली को बढ़ाकर 300 यूनिट करने पर भी चर्चा हुई। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अगले साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे ओवैसी ने साबरमती की जेल में बंद यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद से नहीं मिलने देने पर बीजेपी पर निशाना साधा। साबरमती के कांग्रेस पार्षद शहजाद खान ने भी ओवैसी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि शहजाद ओवैसी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अहमदाबाद दौरे में ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर भी पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि योगी को अब्बा जान की जगह पिताजी कहना चाहिए। राकेश टिकैत के चचा जान शब्द के इस्तेमाल पर ओवैसी ने कहा कि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। इससे पता चलता है कि इनके दिमाग में मुस्लिमों के लिए कितनी घृणा है। सांसद सुकांता मजूमदार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप घोष को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी को एकजुट रखने के लिए ये बदलाव किया गया है। पिछले कुछ महीनों में बाबुल सुप्रियो समेत कई बीजेपी नेता ममता बनर्जी की पार्टी TMC का दामन थाम चुके हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने टिकट के बदले 5 करोड़ लेने के आरोप पर कहा है कि आरोप लगाने वाले बताएं कि 5 करोड़ कहां से लाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरोप लगाने वाला गलत साबित हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता संजीव कुमार ने तेजस्वी, मीसा समेत कांग्रेस के नेताओं पर भी 2019 लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया है। देश में करीब 81 करोड़ लोगों को टीके की डोज लगाई जा चुकी है। अब कल से पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे से ठीक पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि अगले 90 दिनों के अंदर देश में 100 करोड़ टीकों का स्टॉक होगा। अगर देश में सरप्लस वैक्सीन रही तो अगले महीने से भारत दूसरे देशों को भी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर सकता है। सेना में अफसरों की कमी को देखते हुए आर्मी, नेवी और वायुसेना में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाएगा। इससे रक्षा बजट में भी कमी आएगी। नए प्रस्ताव में आर्मी में कर्नल और नेवी एयरफोर्स में इसके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 54 से बढ़ाकर 57 और ब्रिगेडियर की 56 से बढ़ाकर 58 साल की जा सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल और इससे ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा। पंजाब के जालंधर में सिक्का अस्पताल के डॉक्टर की पत्नी से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए से भरा बैग एक बदमाश लूटकर फरार हो गया। ये वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। 15 लाख रुपए से भरे बैग को छीनकर भाग रहे बदमाश को पकड़ने के लिए वहां मौजूद लोग उसके पीछे भी भागे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अफगानिस्तान के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच में बातचीत हुई। तालिबान राज आने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर अलकायदा के ठिकानों पर हवाई हमले किए और तालिबान ने दुनिया को क्या नई धमकी दी है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राज में। अफगानिस्तान के ताजा हालात और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की। 20 मिनट से ज्यादा देर तक हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात हुई। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद एक बार फिर आतंकी संगठन अलकायदा के सिर उठने की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने सीरिया में अलकायदा के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सीरिया के इदलिब में अलकायदा के बड़े आतंकियों को मारने के लिए अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने आशंका जताई थी कि तालिबान राज में अलकायदा फिर मजबूत हो सकता है। तालिबान अपनी अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद दुनिया भर के देशों से मान्यता हासिल करने के लिए चीन और पाकिस्तान का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दुनिया अभी तालिबान की टेरर सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बौखलाए तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दुनिया ने अगर हमसे संबंध तोड़ा तो अंजाम खतरनाक होगा।
अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आतंकी संगठन ISKP ने जलालाबाद समेत कई जगहों पर पिछले 3 दिनों में 7 हमले करने का दावा किया है। इन धमाकों में 3 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। जलालाबाद में तालिबान ने एक IED को डिफ्यूज भी किया है। तालिबान और IS के वर्चस्व को लेकर पहले से ही तनातनी चल रही है। पंजशीर में तालिबान लोगों को जबरन ट्रक में भरकर तालिबान के डिटेंशन सेंटर और जेल के लिए भेजा जा रहा है। दावा है कि ऐसे 100 लोगों को तालिबान ने काबुल में मार डाला जो मजबूत विरोधी थे। बच्चों को तालिबान आतंकी बना रहा है। इसके साथ नॉर्दर्न अलायंस की मदद करने वाले युवाओं को भी अपराधी बताकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। तालिबान अपनी छवि बदलने के लिए महिलाओं के अधिकार की बात करता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी सच्चाई कुछ और होती है। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, स्कूल, पुलिस और कोर्ट में काम करने वाली महिलाओं की सख्त जरूरत है। कई जगह महिलाएं काम करना शुरू भी कर दी हैं। जल्द हम दूसरे जरूरी सेक्टर में महिलाओं की सेवा लेंगे। एक तरफ तालिबान अपने यहाँ मेंस क्रिकेट टीम का समर्थन और सहयोग करने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ UAE में हो रहे T20 लीग के मुकाबलों का टीवी प्रसारण पर अपने देश में रोक लगा दी है। तालिबान का कहना है कि मैच के दौरान चीयर लीडर्स डांस करती हैं और ये इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए तालिबान ने T20 लीग की ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया है। तालिबान राज में काबुल में दुकानदारों का धंधा पानी पूरी तरह से चौपट है। काबुल में दुकानें तो कई दिन बाद खुली हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं आता। तालिबान का खौफ इस कदर है कि लोग बेवजह घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी दुकानें तो खोल रहे हैं, लेकिन वो सोए रहते हैं। उन्हें भी पता है कि मुश्किल से ही कोई खरीदार आएगा। दुनिया भर में तालिबान के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अफगानिस्तान के लोगों ने मोर्चा निकाला और लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के काम करने के अधिकार का समर्थन किया है। इस बीच इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट एंड सिक्योरिटी के रिपोर्ट में भी कहा गया है कि तालिबान फरमान के खिलाफ अलग अलग प्रांतों में महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। और अब बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। T20 लीग के दूसरे फेज में कल खेले गए मुकाबले में विराट कोहली की टीम कोलकाता की टीम के सामने बड़ी आसानी से सरेंडर करती नजर आई। कोलकाता को 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली का ये 2वां मैच था। विराट खुद रन नहीं बना पाए। कोलकाता को किसने दिलाई आसान जीत और आज किन 2 टीमों के बीच में होने वाला है अहम मुकाबला। T20 लीग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 T20 लीग। T20 लीग के दूसरे फेज में कल अबुधाबी में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हरा दिया। RCB की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 92 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। KKR की टीम सिर्फ 10 ओवर में जीत के लिए मिले 93 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 1 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ये तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। कल के मुकाबले में RCB की पूरी टीम महज 92 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले 2017 में RCB ने KKR के खिलाफ 49 रन बनाए थे और 2008 में बैंगलोर की टीम KKR के खिलाफ 82 रन पर ऑल आउट हो गई थी। कोलकाता की जीत की नींव गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने रखी। वरुण ने कसी हुई गेंदबाजी की बदौलत बैंगलोर के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। वरुण ने अपनी लेग ब्रेक गूगली में बैंगलोर के ग्लेन मैक्सवेल, वनांदू हसरंगा और सचिन बेबी को फंसाया। वरुण ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट लिए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के हीरो बने गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती हैट्रिक लेने से चूक गए। वरुण ने 12वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल और वनिंदु हसरंगा को लगातार 2 गेंदों पर आउट कर दिया। इसके बाद उनके पास हैट्रिक का मौका था, लेकिन वो अगले ओवर की पहली गेंद पर सचिन बेबी को आउट नहीं कर पाए। हालांकि इसके बाद सचिन का शिकार वरुण ने ही किया। कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत में शुभमन गिल और T20 लीग में डेब्यू करने वाले वेंकटेश अय्यर की बेहतरीन बल्लेबाजी रही। शुभमन गिल ने 34 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि अय्यर ने सिर्फ 27 गेंदों में नाबाद 41 रनों की पारी खेली। अय्यर ने अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। कोलकाता के खिलाफ मुकाबले में बैंगलोर की टीम की बल्लेबाजी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। टीम के सभी बड़े नाम सस्ते में पवेलियन लौट गए। T20 लीग के अपने 200वें मैच में कप्तान विराट कोहली ने सिर्फ 5 रन बनाए, जबकि देवदत्त पड्डिकल ने 22 और डेब्यू कर रहे श्रीकर भारत 16 रन ही बना सके। RCB के निचले क्रम के बल्लेबाज भी कुछ खास नहीं कर पाए। विराट कोहली की टीम RCB ने कल के मुकाबले में कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करने के लिए अपनी टीम की रेगुलर जर्सी की जगह PP किट के रंग वाली जर्सी पहनी। RCB ने कहा इसके जरिए वो सभी कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया करते हैं। पिछली बार खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने की वजह से T20 लीग बीच में ही रोक दी गई थी।
T20 लीग में आज दुबई में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला होगा। दोनों टीमों के बीच शाम 7:30 बजे से टक्कर होगी। पंजाब किंग्स की कमान केएल राहुल के हाथों में है, जबकि राजस्थान की टीम संजू सैमसन की कप्तानी में खेल में उतरेगी। रॉयल्स और पंजाब की टीमें 22 बार एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं। सैमसन की टीम 12 बार जीत चुकी है, जबकि राहुल की टीम 10 बार विजयी रही है। T20 लीग के दूसरे फेज में कल के मुकाबले के बाद पॉइंट टैली में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 12 अंक के साथ पहले और दूसरे पायदान पर बनी हुई है। तीसरे नंबर पर 10 अंक के साथ बैंगलोर की टीम है, जबकि चौथे नंबर पर मुंबई और 5वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स है। आखिरी पायदान पर हैदराबाद की टीम है।